हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं रोहित आरब 6 मंथ यही बैच में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप सभी लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी, ऐसे मेरी होप है। और इंट्रोडक्शन वीडियो को यानी कि जो जेई का प्रोसेस था उसके बारे में जानकारी कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस के बारे में जानकारी, मुझे ऐसी पूरी होप है कि आप लोगों ने वो क्लास ज़रूर देख ली होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर, यदि आप लोगों ने वो क्लास देख ली है तो अब बिल्कुल भी बिना समय गवाए हम लोग जल्दी से आज अपना पहला डेमो क्लास लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग अपने 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ेंगे, जिनमें से एक है BEE बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्लास चलने वाला है और जो कि आपके लिए डेमो के तौर पर भी उपलब्ध रहेगा। ये क्लास सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने की छूट है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मैं बस आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बच्चों जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 21 यानी कि 21 जुलाई से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी और वो क्लासेस सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेंगी जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारा बैच ज्वाइन कर चुके होंगे। ठीक है, देखिएगा, अगर आप सोचें कि लेट हो जाएंगे तो लेट करने में आप ही का नुकसान रहेगा। जितना आप लेट करेंगे उतना आपका पीछे का छूट जाता है। ठीक है ना कि नहीं? लेकिन ये बात आप लोग इस डेमो क्लास के बेसिस से ही पता लगा सकते हो कि हमारी पढ़ाई कैसी होने वाली है। जिस प्रकार से ये डेमो क्लास में पढ़ाया जाएगा, यानी कि ये वैसे भी कोई डेमो के तौर पर इसको सिर्फ फ्री कर रहे हैं, लेकिन है ये क्लास ही BEE का क्लास नंबर 1 है ये, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे पूरे BEE से। पूरे BEE से नहीं, मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ही तो पढ़ते हैं। तो बस बिना किसी देरी के सबसे पहले अब हम लोग इंट्रोडक्शन शुरू कर लेते हैं। मैं बस आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बच्चों हमारे इस कोर्स की फ़ीस मात्र 2000 रुपये है 31 जुलाई तक। यदि आप 31 जुलाई के बाद हमारा कोर्स लेंगे तो इसकी फ़ीस 3000 रुपये होगी। किसी भी हालत में किसी भी दिशा में बदली नहीं जाएगी, ये गारंटेड बात है। और 21 जुलाई से क्लास स्टार्ट है, इसलिए जल्द से जल्द, कल से क्लास स्टार्ट है इसलिए जल्द से जल्द, कल परसों से, तो जल्द से जल्द आप सभी लोग इन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बैच का इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी दोनों सब्जेक्ट के जो 3 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट, उन दोनों की डेमो क्लास वीडियो भी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बिना समय गवाए जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपने BEE को। तो अगर बात करें बच्चों BEE यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सभी बच्चे आप लोग पॉलिटेक्निक में इसको इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ के आए हो। ये सब्जेक्ट उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है जो हमारे लेटरल एंट्री से आते हैं। क्या होता है? जो बच्चे लेटरल एंट्री से आते हैं वो लोग इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़े होते हैं, तो इसीलिए उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो वो लोग तो इस सब्जेक्ट को ज़रूरी रीड करेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक ऐसा विषय जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है, कहा जाता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे बेसिक टर्म की, तो एक ऐसा टर्म है जिसके ऊपर सारी की सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही बेस्ड है और उसको कहा जाता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम लोग बिजली बोलते हैं, विद्युत बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, तो इलेक्ट्रिसिटी पर ही तो पूरी की पूरी बेस्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या कॉन्सेप्ट थोड़ा ना क्लियर होगा? बताओ मेरी बात गलत हो तो इसीलिए सबसे पहले आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की परिकल्पना और संकल्पना जो है बच्चों वो आज से नहीं ली गई। ऐसा मत समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी का परिकल्पना और संकल्पना जिस प्रकार से हमको ये आज इलेक्ट्रिसिटी मिल जा रही है, हमेशा से उसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी थी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका पूरा इतिहास रहा है और इसका इतिहास भी जानना बहुत ज़रूरी होता है।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया में हर एक सब्सटेंस मैटर है। मैटर का मतलब, मैटर किसको बोलते हैं? मैटर बोलते हैं बच्चों द्रव्य को। मैं बिल्कुल लेके चलेंगे बेसिक से, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर एक पदार्थ मैटर है। मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैविंग सम मास। मतलब मैटर द्रव्य वह पदार्थ है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान घेरता है। याद रखिएगा, द्रव्य और द्रव में अंतर होता है। लिक्विड को बोलते हैं द्रव और मैटर को बोलते हैं द्रव्य। हम सब भी द्रव्य हैं, वी ऑल आर मैटर्स। मतलब दुनिया में हर चीज़ जो आपको दिख रही है, जो थोड़ी बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो होती है मैटर्स। अब मैटर की अगर हम बात करें तो मैटर या दुनिया का कोई भी पार्टिकल्स है, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो किससे बना होता है? वो बना होता है आपके बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? जिनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जिनको मॉलिक्यूल्स को हिंदी में कहा जाता है कण। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको होते हैं ना, मेरे कण कण में शिव समा रहे हैं। जैसे कि जय बोले कि आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो कहते हैं लोग कि मेरे कण कण में शिव समा रहे हैं। मीन्स जैसे कि ये मतलब छोटे से छोटे पार्ट जो हमारे अंदर है उसमें भी, तो उसको बोलते हैं आपका मॉलिक्यूल्स। तो ये जो आपके मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इनमें रहते हैं आपके न्यूक्लियस, जिनको हिंदी में कहा जाता है नाभिक। और नाभिक यानी कि न्यूक्लियस में फिर आपके रहते हैं पहला आया मैटर, फिर आया आपका मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स में आपके होते हैं एटम्स। मॉलिक्यूल्स बने होते हैं मिलकर के एटम्स से। एटम्स किसको बोलते हैं? एटम बोलते हैं परमाणु को। और परमाणु के अंदर होता है नाभिक। नाभिक किसको बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं आपके 3। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, और नंबर 3 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। मीन्स टू से कि उसके आउटर सेल्स में ये रिवॉल्यूट करते हैं। ठीक है नहीं, आउटर ऑर्बिट्स में कह सकते हैं ये रिवॉल्यूट करते हैं, जो कि आपके न्यूक्लियस के बाहर का पाथ रहता है, जो कि नाभिक के बाहर का हिस्सा रहता है। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन्स पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता। दीज आर न्यूट्रल्स। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके न्यूट्रल्स होते हैं। लेकिन अभी आप सोचोगे ये चार्ज क्या है सर? बिल्कुल, चार्ज तो बहुत बाद में आएगा, चार्ज को भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है नहीं, चार्ज को भी पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम कहाँ से आए? जो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस्ड है, वो एक्चुअली बेस्ड है इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पर। क्या है? पूरी की पूरी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस्ड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स पर है। और वो भी सब इलेक्ट्रॉन के नहीं। होता क्या है कि इनका एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब ये अपनी कक्षाओं यानी कि सेल्स को कंप्लीट नहीं कर पाते, अगर लगता है कि एक हमको मान लो कि किसी सेल में कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन में हमारे पास हैं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से 7 इलेक्ट्रॉन ले, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। अपना एक ही रिलीव करेगा, तो उसको कहा जाता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जितनी सेल कंप्लीट होती हैं उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। सुनिएगा, फिर से बता रहे हैं हम बात आपको। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्या बोला कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं, जब आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेते हो, तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद जो आपके आउटर मोस्ट सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं उनको कहा जाता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो लगभग इतने ज़्यादा वीक होते हैं
कि हल्के से फोर्स से ही एकदम उसके बाहर निकल जाते हैं। अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमारी इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि सर एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, मतलब क्या ऐसा रिलेशन है जो एक दो इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। तो इसके पीछे का एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ बच्चों। कॉपर सुना है ना, कॉपर क्या होता है, बहुत बढ़िया कंडक्टर माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा नहीं है लेकिन काफ़ी बढ़िया माना जाता है। सबसे अच्छा तो आपका सिल्वर है, फिर सिल्वर होता है, तो सिल्वर के बाद कॉपर आता है, तो सेकंड बेस्ट है। तो इसमें क्या रहता है आपका कि कॉपर के, सोचो कि आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का कॉपर का टुकड़ा मिल जाए, 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर। फिर से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यदि आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब के कॉपर का टुकड़ा मिल जाए तो उसमें 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया। सोचो अब हम जो पहले अपना आइडिया लगा रहे थे कि ये एक दो इलेक्ट्रॉन से कैसे करंट फ्लो होगा, तो एक दो इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। रूम टेम्परेचर पर 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर में 8.5 इंटू 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, नॉर्मल सी बात है, पूछ लेगा कि 1 सेंटीमीटर कॉपर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको याद कर लेना है 100%। अगर किसी में 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेन, तब तो ये पूछा जाना एकदम सा नॉर्मल, एकदम स्वाभाविक है। कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना पूछा जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद समझ में आया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम आपको पढ़ाते हैं बच्चों फ्लो ऑफ करंट, कि हमारी जो करंट है वो किस प्रकार फ्लो होती है, किसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे बच्चों फ्लो ऑफ करंट के बारे में, कि किस प्रकार से हमारी करंट फ्लो होती है। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट सीखा, हमने सीखा कि किस किस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और भी डिटेल में अभी आपको एक डायग्राम बना करके मैं अभी तुरंत से तुरंत सिखाने वाला हूँ कि हमारी करंट जो होती है वो किस किस प्रकार से फ्लो होती है। ठीक है बच्चों, और मेरे हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है आप लोगों को। लेकिन ये भी है कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन क्या है कि बच्चों नोट्स में थोड़ा डिले हो जाता है, इसीलिए आप लोग खुद से अपने नोट्स बनाते हुए चलो। ठीक है नहीं, आप लोग खुद से अपने नोट्स बनाते हुए चलो, क्योंकि क्या है कभी कभी अक्सर रहता है कि नोट्स में थोड़ा बहुत डिले हो गया, फिर बेकार बिना बात के। तो इसीलिए आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए फिर एकदम जोश के साथ। क्लास अच्छी लग रही है, क्लास को लाइक मार दो तुरंत, अपने सब लोगों से शेयर करो। एक बात याद रखना है जीवन में, बस मुझे एक ही चीज़ पसंद नहीं है, हमेशा से आपको पता है, और वो है सुस्ती। अगर यहाँ सोओगे तो अपने कर्म को, भाग्य को बाद में रोओगे। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों अभी फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट। क्या बताने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों फ्लो ऑफ करंट, यानी कि धारा का प्रवाह। देखो मैंने आपको फ्लो ऑफ करंट पढ़ाना शुरू किया, ना कि करंट पढ़ाना। लॉजिकली देखा जाए तो बच्चों मैंने आपको फ्लो ऑफ करंट पढ़ाना स्टार्ट किया है, लेकिन मैं आपको पढ़ा तो सीधा करंट भी सकता था। मैं कह सकता था कि आप करंट पढ़ लीजिए बच्चों, लेकिन फिर भी मैंने आपको स्टार्ट किया है पढ़ाना फ्लो ऑफ करंट। एक्चुअली करंट इज नथिंग विदाउट फ्लोइंग। तो करंट जो है वो बिना फ्लो हुए कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको फ्लो ऑफ करंट पढ़ाना शुरू किया है। ठीक है बच्चे, और ये बात आप याद रखिएगा कि कभी भी आपका समय तो वेस्ट करा ही नहीं जाता मेरे द्वारा। तो फ्लो ऑफ करंट की जब हम बात करें तो व्हाट इज़ फ्लो ऑफ करंट, तो बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा डेफिनेशन आप सब जो रट के आए हो वो तो यही है, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, याद रखो डेफिनेशन जब भी कभी देना है आपको तो आपको कुछ इस प्रकार से देना है, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ
डेफाइनाइट डायरेक्शन, मतलब एक एग्जैक्ट डायरेक्शन में जाना ही, ये नहीं कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भाग जाए, लेकिन एक एग्जैक्ट डायरेक्शन में जाएगा तभी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है भैया, वो आपकी जो मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें किसी कॉपर स्ट्रिप की, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास इतनी बड़ी एक कॉपर स्ट्रिप है, ठीक, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जैसे कि मैंने बताया था अभी, है ना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब, उसके बाद ये हमने यहाँ पर एक सेल कनेक्ट किया हुआ है। इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन क्या फिलहाल समझाने के लिए तो सेल को यहाँ पर बनाना पड़ता है। बाय द वे, सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको बोलते हैं हम सेल, ठीक है भैया। चलिए, उसके बाद ये आपका नेगेटिव टर्मिनल रहता है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल रहता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि इसका डीसी पावर के साथ लेकर के इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने, ठीक है बच्चों। तो होता क्या है कि एक और टर्म रहती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों, मैं दोनों भाषाएं बताऊंगा ताकि हमारा कोई भी बच्चा छूट ना जाए, लेकिन आप सभी लोग प्रेफर करेंगे हमेशा इंग्लिश को ही, क्योंकि इंग्लिश को प्रेफर करेंगे तो आगे भी काम आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको विद्युत विभव कहा जाता है, बेसिकली आप लोगों के ना पास, मैं अगर सही बताऊं ना बात, तो आप में से जितने भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे अभी। सच बात है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं दे सकते अभी सच में। जो रटी रटाई है वही आपको पता होगा कि किसी अनंत से किसी एक इकाई आवेश को उसके कार्य में लाने को कहा जाता है पोटेंशियल, है ना। वर्किंग एरिया में लाने को किया गया कार्य पोटेंशियल होता है, ऐसे तो पढ़ा आपने, लेकिन इसका डेफिनेशन अलग होता है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा जब पोटेंशियल का जिक्र आएगा। अभी आएगा तुरंत इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र आएगा। तो बेसिकली कहानी क्या है? बेसिकली कहानी यह है कि जब हम इस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक प्रेशर, बेसिकली बात करें तो जो पोटेंशियल होता है वो हमारा एक प्रेशर की तरह काम करता है, एक प्रेशर की तरह काम करता है। तो जब इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने लगता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ को जाने लगते हैं। क्या होता है कि ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मोस्टली मेटल्स में नेगेटिव टर्मिनल्स से और पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ को इनका फ्लो होने लगता है। इसको कहा जाता है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जब आपके ये इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं किसी से तो उसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिक करंट। जो मतलब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हुए, इनको कहा गया फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब जब ये किसी से पास होते हैं इनको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद करंट का जो डायरेक्शन रहता है, मेटल्स की अगर बात करें, याद रखिएगा मोस्टली मेटल्स की अगर हम बात करें तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन तो रहता है आपका, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट का जो डायरेक्शन होता है वो मोस्टली मेटल्स में अपोजिट रहता है इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के। याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर कब, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत छोटा सा लेकिन बहुत बार पूछा गया है कि आपके अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहे हैं तो करंट किस तरफ फ्लो होगी। तो ये बात आप याद रखें, मेटल्स में, मोस्टली मेटल्स में, बल्कि सभी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती। क्लियर भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि हम इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट कैसे करते हैं, यूनिट क्या होता है, सिंबल क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों आई से, कैपिटल आई या स्मॉल आई से इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास होने को हम कहते हैं, जब मान लीजिए कि किसी कंडक्टर से एक इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रॉपर रेट में फ्लो हो रहे हों तो उसको हम बोलते हैं चार्ज। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब है
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पास होना कहीं से। Q इस चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो होता है आपका Q यानी कि चार्ज। तो अगर हम बात करें करंट के डेफिनेशन की, तो करंट का डेफिनेशन यही तो है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज जो रहेंगे वो किसी टाइम में किसी जगह से फ्लो होंगे। तो करंट का डेफिनेशन होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या रहता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब रहता है कि आपका एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से पास हुए। अगर हम टाइम की बात करें तो I का फॉर्मूला यहां से निकल के आता है Q/T। I का फॉर्मूला निकल के आता है यहां से बच्चे हमारे पास Q/T। ये तो तब है जब आपका चार्ज फ्लो, चार्ज जो चार्ज का रेट है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन यदि हमारा चार्ज का रेट वेरिएबल हो जाए, मतलब कहीं पर ज़्यादा चार्ज हो कहीं पर कम चार्ज हो, अगर वेरिएबल हो जाए तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, और I का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है dQ/dt। ठीक है, हर चीज़ नोट करते चलिएगा, हर चीज़ याद रखिएगा। कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका अगली क्लास में डाउट को कंप्लीटली पूरा किया जाएगा। और आपका चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। इसका मतलब एक सेकंड में पास होने वाले चार्ज की संख्या को, यदि एक सेकंड में एक यूनिट चार्ज पास कराया जाए तो एक एम्पियर करंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या हुआ कि यदि आपका एक सेकंड में एक यूनिट चार्ज किसी कंडक्टर से पास कराया जाए तो उस समय कंडक्टर में एक एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा भैया? एक एम्पियर का करंट फ्लो होगा। सही है, पता लग गया सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं? बस अब मैंने आपको चार्ज का एक और यूनिट बताया वहाँ पर, फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE। तो इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू NE/T, और E जो होता है वो होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, इसीलिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आपका E की वैल्यू रहती है, और N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, T का मतलब टाइम यहाँ पर। ठीक है बच्चों, हो गया, ऐसे में होप है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब एकदम से करंट का बेसिक सीख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग सीखेंगे भैया अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक, जो मैंने बताया था आपको। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सिखाने के बाद आपको पढ़ाएंगे हम मेन एलिमेंट, और आज की क्लास में बस मेन एलिमेंट तक का ही कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, चलिए बात करते हैं जल्दी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बिना समय गवाए। तो याद रखिएगा, करंट और पोटेंशियल, अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे लोग पूछते हैं ना कि बताओ ज़रा मुर्गी पहले आई या अंडा, तो ऐसे ही कोई यहाँ पर पूछ सकता है कि करंट पहले है या वोल्टेज, तो आप कह देना ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि बच्चों बताओ करंट पहले आया या वोल्टेज, तो सेम वाला सवाल है जो कि मुर्गी वाले टाइम पे करते हैं लोग कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। जब उस चीज़ को परिभाषित करते समय करते हैं ना, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसी चीज़ का है कि करंट पहले आया या वोल्टेज पहले आया। क्योंकि करंट को ऑपरेट कराने में वोल्टेज का डायरेक्टली रोल होता है, मतलब किसी भी कंडक्टर में करंट जो फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज के आधार पर ही रहता है। क्योंकि जब तक उसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं लगेगा तब तक उसमें कोई भी वोल्टेज फ्लो नहीं होता। इसीलिए वोल्टेज फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिक प्रेशर लगाना जरूरी होता है, और इलेक्ट्रिक प्रेशर किसको हम कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली अगर फिर भी इसको थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना चाहो तो कह सकते हैं कि वोल्टेज पहले आया है ना। चलिए बात करते हैं जल्दी से बिना समय गवाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में इसको क्या कहते हैं बाबा? विद्युत विभव। ठीक,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव क्या है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों हम लोग V से, और इसका फॉर्मूला होता है W/Q। इस W को कुछ लोग बोलते हैं वर्क, कुछ लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली ये W जो रहता है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये जो Q रहता है वो रहता है चार्ज। तो ये बेसिकली फॉर्मूला बन के आया हमारे पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज को कहा जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पोटेंशियल एनर्जी तो सुनी है ना, स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं हम लोग। एक तो होती है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, एक होती है स्थितिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, या फिर स्टैटिक एनर्जी भी बोलते हैं कुछ लोग उसको। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी उसी पोटेंशियल से रिलेटेड। जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो मान लीजिए कि उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो गई होती है। तो सेम कहानी यहाँ पर है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज होता है तो उस चार्जिंग के दौरान कुछ वर्क होता है, और उस वर्क के कारण वो जो वर्क डन है वो आपका उस बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है, उसको कहा जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसीलिए कुछ लोग इसको W को वर्क के फॉर्म में जानते हैं। इसका एक दूसरा डेफिनेशन भी आपको बता के चलता हूँ मैं, जो अक्सर हम लोगों को पढ़ाया गया है। उसमें ये रहता है कि किसी इकाई आवेश यानी कि किसी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटिव से उसके वर्किंग एरिया में लाने में किया गया वर्क डन होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से सुन लीजिए, एक यूनिट चार्ज को उसके इन्फिनिटिव से कहीं और है वो चार्ज, उसके वर्किंग एरिया जहाँ पर उसको काम करना है वहाँ पर लाने में किया गया कार्य आपका कहलाता है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब ये वर्क होता है तो ये वर्क डन जो है वो एक बॉडी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और बस उसी को कहा जाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। कि मतलब कहीं भी किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही है। ठीक है, अब मैं आपको बात करूं अगर भैया तो W का यूनिट क्या होता है? W तो एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट हमारे पास मिलता है हमको हमेशा जूल। Q चार्ज है तो Q का यूनिट क्या मिलेगा? कूलाम। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हुआ हमारे पास जूल प्रति कूलाम। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो SI यूनिट होता है वो होता है बच्चों आपका वोल्ट। क्या होता है? वो होता है आपका वोल्ट, और इसी के बेस पर हम कहते हैं वोल्टेज। समझे? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहता है वो आपका उसका यूनिट रहता है वोल्ट। ये भी एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट बाबा जी के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर बात करें हम बोलने के 1 वोल्ट क्या होगा, तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। इसका मतलब कि यदि 1 कूलाम के चार्ज को 1 जूल की वर्किंग पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड 1 कूलाम के चार्ज द्वारा 1 जूल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराई जाए तो उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल कहा जाएगा। फिर सुन लीजिए, यदि उसको 1 कूलाम के चार्ज द्वारा 1 जूल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कराई जाए तो उसको आपको कहा जाएगा 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल बेसिकली किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पर होता है ना। तो पोटेंशियल हमारे लिए कंपलसरी जरूर है। पोटेंशियल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लोइंग, मतलब करंट के फ्लो को स्टार्ट करने के लिए
जरूरी होता है पोटेंशियल, लेकिन उस फ्लो को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से सुन लीजिएगा बच्चों, देखिएगा, करंट के फ्लो को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है पोटेंशियल, लेकिन उस पोटेंशियल को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है विभवांतर। द बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है भैया इसकी तो, कि दो पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। जो आपके इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लो होते हैं वो आपके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ को फ्लो होते हैं। फिर तो सुन लीजिएगा, लोअर पोटेंशियल से हायर, मैं ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक पोटेंशियल है इधर 6 वोल्ट का और एक पोटेंशियल है इधर 3 वोल्ट का, ये दो पोटेंशियल्स हैं। इन दो पोटेंशियल्स में जो आपके चार्ज फ्लो होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा लोअर पोटेंशियल से हायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत नोट करने लायक बात है, क्योंकि अक्सर करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो में फ़र्क नहीं पता कर पाते बच्चे। तो आप लोगों को ये फ़र्क पता होना चाहिए कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो आपके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ को होंगे, और जो आपका करंट फ्लो होगा वो होगा आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को। मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो आपके लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ को फ्लो होंगे, और जो आपकी करंट फ्लो होगी वो आपकी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ को फ्लो होगी। जैसे आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स का लॉ पढ़ा होगा, थर्मोडायनामिक्स का लॉ, उसका भी रिवीजन कर लेते हैं, साथ साथ आएगा आगे। तो थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है कि जब हम दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, तो जो आपका हीट ट्रांसमिशन है वो हायर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लोअर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। यही तो पढ़ा है। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप गरम गरम चाय के कप को अपने हाथ से पकड़ते हो तो जो हीट है वो चाय के कप से आपके हाथ पर ट्रांसफ़र होती है, बिकॉज ऑफ आपका जो हाथ है वो आपका लोअर टेम्परेचर वाला पॉइंट है, और जो चाय का कप है वो आपका हायर टेम्परेचर वाला पॉइंट है। सेम कहानी यहाँ पर होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, क्या बोलते हैं, लोअर से हायर को, और करंट का फ्लो होता है हायर से लोअर पोटेंशियल को। याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग रहता है और एग्ज़ाम में पूछा जाना एक नॉर्मल सा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि एग्ज़ाम में इसको पूछ लिया जाए, क्योंकि इतना कन्फ्यूजन रहता है कि बच्चे इसका आंसर अक्सर दे नहीं पाते, तो इसीलिए इसको पूछा जा सकता है। ठीक है भैया। तो अब अगर हम बात करें 1 वोल्ट की डेफिनेशन की, तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन, 1 वोल्ट जो है आपकी, वो 1 जूल की एनर्जी है, 1 जूल की एनर्जी है जिसको हायर से लोअर पोटेंशियल पर पास किया गया है 1 कूलाम के चार्ज की फॉर्म में। बस बात खत्म। ठीक है, यही था आपका। उसके बाद अब आते हैं बच्चों हम लोग अपने नए कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है ना। यहाँ तक का मज़ा आया है, यहाँ तक अच्छा लगी क्लास बच्चों, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए। अपने इस 6 सेमेस्टर बैच को जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वरना क्या होगा कि जितना आप देर करेंगे उतनी ही फिर दिक्कत बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए बिल्कुल भी देर मत करिए और जल्दी से जल्दी अपने इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच को ज्वाइन करने के आप ही के फ़ायदे हैं। सोचो कि आपका अगर एक क्लास भी आपने छोड़ा ना बच्चों, तो आपका इतना जितना मैंने पढ़ा दिया, थोड़ा और भी पढ़ाएंगे 5 मिनट, उतना आपका छूट जाना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास कभी मिस मत करिए। और दूसरी बात बच्चों, मैं ही कह रहा हूँ बाबा कि आप चाहे मेरा बैच ज्वाइन करें ना करें, खैर जो ऑब्वियसली बात है, बैच लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर चाहेंगे ना कि आप ज्वाइन करें। अगर आपको अच्छा लगता है बैच तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, लेकिन आप कहीं से भी पढ़ें, बस भैया एक आपसे गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ लो, ज़रूर पढ़ लो, क्योंकि पढ़ाई अगर अभी कंटिन्यू नहीं की ना, समझ लेना फिर कुछ होगा नहीं आपका। और ऑफलाइन कोचिंग की तरफ रुख मत करो यार, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग की तरफ आपको ना भेजने में मेरा क्या फ़ायदा है। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग का मेरा खुद का तजुर्बा है। जाते हैं वहाँ पर 1 घंटा बर्बाद, आते हैं 1 घंटा बर्बाद, वहाँ पर दोस्त मिलते हैं, 1000 लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लड़कियाँ लड़कों की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, यही सब जाके करते हैं।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं, ये सच्चाई है, आप चाहे इसको कितना भी नेगलेक्ट करें, लेकिन यही सच्चाई है कि ऑफलाइन कोचिंग में जा कर के लगभग 90% स्टूडेंट्स पढ़ाई से ज़्यादा सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि और कौन कौन है कोचिंग में, और हमारे सराउंडिंग्स क्या क्या चल रहा है, अरे वो लड़की तो आज ऐसे पहन के आई है, अरे वो लड़का तो आज ऐसे कर, अरे बाबा आप पढ़ने गए हो वहाँ पर, ये सब थोड़ी ना करने गए हो। तो इसीलिए आपको सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस अच्छे से समझ लो कि कोचिंग आप ऑनलाइन प्रेफर करो, चाहे कहीं से भी प्रेफर करो। ये नहीं कह रहा कि आप यही वाला बैच खरीदो, लेकिन खरीदेंगे यदि आपको अच्छा लगता है जरूर खरीदिए, लेकिन आप चाहे कहीं से खरीदो, लेकिन ऑनलाइन प्रेफर करो और अच्छे से एकांत में बैठ के पढ़ो, जो समस्याएं आए पूछो। और मैं तो आपको इतनी अच्छी सुविधा उपलब्ध कराता हूँ, आपके पास नंबर है मेरा, जब चाहें आप तब, आप मुझे जब चाहें तब वो कर सकते हैं सीधा कॉन्टैक्ट, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बताइए गलत बात हो तो, जब चाहें तब आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाबा, ठीक है ना। तो आप जो है अच्छे से ध्यान रखिए कि ऑफलाइन बैच मत जाइएगा, ऑनलाइन खरीदिए। यदि आपको मेरा अच्छा लगा क्लासेस जरूर खरीदिएगा। मेरे बैच को खरीदने का सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको जाकर के ज्वाइन पर क्लिक करना है। जब आप सर्च करेंगे पॉलिटेक्निक स्टडी, ज्वाइन लिखा आएगा, ज्वाइन पर क्लिक करके आपको 799 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी है वहाँ पर, 800 रुपये की, और बचा हुआ 1200 मेरे इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से सेंड करना है। फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और जो पीछे वाले बैच की क्लासेस हैं वो भी आपको सारी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कराएंगे। जो पीछे वाले बैच की जितनी भी क्लासेस थी वो भी आपको सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कराने को मिलेंगी। चलिए बच्चों फिर शुरू करते हैं टॉपिक अपना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो देखिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट हु यूज टू फुलफिलिंग द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स टू से इलेक्ट्रिसिटी के पर्पस को पूरा करने के लिए जो कंपोनेंट हमारे उपयोग होते हैं उनको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। सिंपल सी बात है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का पर्पस क्या है? करंट का फ्लो होना। अब आपके बेसिकली दो प्रकार के कंपोनेंट या एलिमेंट रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। कौन कौन से रहते हैं? एक तो रहते हैं एक्टिव एलिमेंट या कंपोनेंट, एक्टिव एलिमेंट या कंपोनेंट कुछ भी बोल दीजिए, और दूसरे रहते हैं आपके पैसिव। अब ये ग्रामर ये मत सोचना कि सर अब ग्रामर पढ़ाएंगे एक्टिव और पैसिव बोल करके। तो एक रहते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, एक रहते हैं पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स हिंदी में पता ही है, सक्रिय तत्व, और ये रहते हैं आपके निष्क्रिय तत्व। तो सक्रिय तत्व और निष्क्रिय तत्व का क्या फंडा है? एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हु हैव देयर ओन पावर टू ऑपरेट। मतलब कि जिन एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स की खुद की पावर होती है ऑपरेट करने की, उनको कहा जाता है आपका एक्टिव एलिमेंट्स। जिनके पास खुद की पावर नहीं होती, जो ऑपरेट होने के लिए डिपेंड रहते हैं एक्टिव एलिमेंट्स पर, उनको कहा जाता है पैसिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट हमारे पास सिर्फ एक ही होते हैं, वो होते हैं पावर सोर्सेस। क्या होते हैं? पावर सोर्स। अब पावर हमारे पास दो प्रकार की होती है, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। और करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में भी दो प्रकार के आएंगे, एसी और डीसी। ठीक है भैया। ओवरऑल पावर सोर्स ही ऐसे रहते हैं जो आपके हमारे एक्टिव एलिमेंट हैं। उसके बाद पैसिव एलिमेंट्स की बात करें तो पैसिव एलिमेंट में सबसे पहले आते हैं रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोध कहा जाता है। फिर आता है आपका कैपेसिटेंस, संधारित्र कहा जाता है। फिर आता है आपका इंडक्टेंस, प्रेरकत्व कहा जाता है। इनकी हिंदी लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस को कहा जाता है प्रतिरोध, कैपेसिटेंस को कहा जाता है संधारित्र, इंडक्टेंस को कहा जाता है प्रेरकत्व। चूँकि दीज आर द मेन थ्री टाइप्स ऑफ पैसिव एलिमेंट्स, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हैं, और भी जितने भी एलिमेंट के बारे में आप जानते हो जिनकी खुद की कोई भी पावर नहीं होती, वो सारे के सारे हमारे पैसिव एलिमेंट्स ही होते हैं। याद रखिए आप कि जितनों के बारे में भी जानते हो वो सारे के सारे पैसिव एलिमेंट ही होते हैं, जो किसी दूसरे से ऑपरेट होते हैं, जिनकी खुद की कोई पावर नहीं होती, वो सारे के सारे पैसिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो इन कंपोनेंट को हम लोग आज की क्लास में स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में अगर हम इन सारे कंपोनेंट का स्टडी करने लग गए फिर तो, क्योंकि ये अब देखना एक क्लास में इन तीनों को ही स्टडी कराया जाएगा। लगभग 40 से 50 मिनट की क्लास होगी, और उस क्लास में सिर्फ इन तीनों के तीनों कंपोनेंट को ही स्टडी कराया जाएगा। और लगभग ऐसी मेरी पॉसिबिलिटी है कि 40 से
50 मिनट की क्लास उसकी जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है बाबा अपने आप में यार। अकेले अकेले को भी पढ़ाएंगे तब भी आधा आधा घंटे क्लास लेनी पड़ेगी, समझे नहीं। क्योंकि जेई की तैयारी जेई के माध्यम से पढ़ाना है, तो अगर आपको ये मुझे वैसे पढ़ाना होता ना क्या बोलते सिलेबस के हिसाब से, तब तो इसको एक क्लास में पढ़ाते, इसको एक क्लास में पढ़ाते, इसको एक में पढ़ाते। लेकिन जेई में सारा कोर्स कवर करना है कम समय में, इसलिए इन तीनों को एक ही क्लास में पढ़ाया जाएगा। हर वो चीज़ बताई जाएगी जो आपके एग्जाम में आने के लिए ज़रूरी है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आप ये कह सके कि अरे सर ये क्वेश्चन कहाँ से आपने तो हमको पढ़ाया नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक, तो बच्चों चलिए जल्दी से फिर आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी अपने इस 6 मंथ जेई बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 21 जुलाई से मुझे क्लास स्टार्ट करनी है, और जब बच्चे आ जाएंगे, अभी क्या है आपका, जब मैंने जितना आज की क्लास में पढ़ाया सोचो हर एक क्लास में उतना उतना ही पढ़ाएंगे। तो जितना आपने अगर एक क्लास भी लेट शुरू किया तो उसको कवर करने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी, नोट्स बनाने हैं, कवर करना काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात, 31 जुलाई के बाद आपको 3000 रुपये पे करने पड़ेंगे, किसी भी दशा में कम नहीं किए जाएंगे। 2000 रुपये नाम मात्र फीस इसलिए रखिए ताकि सब बच्चे हमसे जुड़ सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके। लेकिन यदि आप 31 जुलाई के बाद जुड़ेंगे तब आपका फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये रहेगी, ये कंफर्म है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को बैच से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। बैच को ज्वाइन करने के प्रोसेस, बैच का इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन में लिंक में वीडियो दिया हुआ है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट की क्लास की वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से जल्दी ही अगले अब तो आप लोगों से तभी मिलेंगे हम, क्या बोलते हैं 21 को। लेकिन वो क्लास सबको नहीं दिखेगी, वो सिर्फ हमारे मेंबर्स को दिखेगी, जो हमारे बैच ज्वाइन कर लेंगे वो सिर्फ उन्हीं को दिखेगी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर ज्वाइन करने के लिए आपको एक काम करना है। बैच को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे यूट्यूब पर, हमारे चैनल का नाम सर्च करेंगे पॉलिटेक्निक स्टडी, फिर वहाँ पर ज्वाइन लिखा आता है, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे। ज्वाइन पर क्लिक करके 799 वाले बैच में पे करेंगे 799, रिमेनिंग 1200 मुझे पे करेंगे मेरे इस नंबर पर, फिर मैं आपको अलाउ करा दूंगा सारी की सारी क्लासेस। ओके गाइस, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से। धन्यवाद, नमस्कार। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करो, दूसरे लोगों से शेयर करो। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। किसी भी प्रकार से यदि आपको सजेशन दे रहा हूँ कोई, तो भी आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। ओके गाइस, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।